हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर हेलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की, यानी कि इंडियन पॉलिटी की जो डिटेल सीरीज मैंने स्टार्ट करी है उसका भाग 15वां देखेंगे यहाँ पर। इसके अंतर्गत हम आज अपनी न्यायपालिका और न्यायिक जो प्रणाली है हमारी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, इन सब चीजों के बारे में हम आज जानेंगे कि क्या कितने न्यायाधीश होते हैं, कितने वेतन भत्ते होते हैं। इन सब चीजों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करें। बात करते हैं भारत की न्यायपालिका। तो भारत की न्यायपालिका, देखिए हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका है वो एकहरी न्यायपालिका है। ठीक है, कैसी है? एकहरी न्यायपालिका है। तो ये आपको याद रखना है। तो देखते हैं पहले क्या पॉइंट यहाँ पे। देखिए गार्गर जी के अनुसार, गार्नर, ठीक है, गार्नर जी के अनुसार उन्होंने क्या बोला है कि न्याय विभाग के अभाव में एक जो सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी कि वही चीज बात की जा रही है, कोई भी राज्य है अगर उसमें न्यायिक प्रक्रिया नहीं है तो वो सभ्य राज्य नहीं होगा। बनी सी बात है, अगर कानून व्यवस्था नहीं है अच्छी आपकी, या कानून व्यवस्था है ही नहीं किसी राज्य में, तो आपके क्राइम बढ़ जाएंगे, कोई देखने वाला नहीं रहेगा, कोई किसी को भी मारेगा, चोरी, ये सब चीजें ज्यादा हो जाएंगी। तो एक सभ्य राज्य बन ही नहीं सकता बिना, क्योंकि डर, जो एक पुलिस का थोड़ा सा डर होना चाहिए, किसके लिए? आम नागरिक को नहीं। जो सभ्य व्यक्ति है उनको पुलिस से डरना नहीं चाहिए, लेकिन जो आपके जो क्राइम से रिलेटेड लोग हैं तो उनको थोड़ा सा डर होना चाहिए, तभी एक सभ्य राज्य की जो है स्थापना हो सकेगी। तो कोई समाज बिना विधानमंडल के रह सकता है, यह बात समझ में उनको आ गई थी, मतलब गार्नर के अनुसार। किंतु ऐसे सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें जो न्यायपालिका या न्यायाधिकरण में कोई व्यवस्था ना हो। साधारणतः संघ राज्यों में न्यायपालिका का दोहरा ढांचा होता है, किंतु भारत एक संघ राज्य होते हुए इसमें एकहरी न्यायपालिका को अपनाया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। न्यायपालिका में इस इकहरे ढांचे के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय पर सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। यानी कि सबसे ऊपर आता है आपका सुप्रीम कोर्ट, फिर आता है हाई कोर्ट और फिर उसके नीचे, यानी कि सबसे टॉप जो है सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली में है। इस सर्वोच्च न्यायालय के अधीन राज्यों के उच्च न्यायालय हैं और उच्च न्यायालयों के अधीन जिलों के न्यायालय तथा दीवानी और फौजदारी जो है न्यायालय सब इन्हीं के अंतर्गत है। तो एक अपनी सीरीज चलती है, एक हायरार्की चलती है कि सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, फिर उसके नीचे सभी चीजें होंगी। तो सबसे टॉप पे कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है, जो हमको याद रखना है, जो कि कहां पर है? दिल्ली में है। अनुच्छेद 124 से 147 तक संघ न्यायपालिका है और अनुच्छेद 214 से 237 तक राज्य न्यायपालिका है। कितने से कितने तक? फिर से रिपीट कर रहा हूं, 124 से 147 तक संघ न्यायपालिका और अनुच्छेद 114 से 237 तक राज्य न्यायपालिका। ये सब चीजें यहां पर दी गई हैं। अब देखते हैं कैसी हमारी प्रक्रिया है। तो देखिए हायरार्की देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो कि कहां पर है? दिल्ली में है। उसके नीचे आएगा उच्च न्यायालय जो कि राज्यों में होगा। अब उच्च न्यायालय को भी दो भागों में बांटा गया है, जिलों में तथा मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में। जिलों में क्या है? जिला तथा सत्र न्यायालय होगा, और मेट्रोपॉलिटन में अगेन तीन चीज होंगी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट न्यायालय, सिविल यानी कि सिटी सिविल तथा सेशन न्यायालय यानी कि सेशन कोर्ट जिसको हम बोलते हैं, प्रेसिडेंसी लघु बाद न्यायालय। अब जिला में जो है जिला तथा सत्र न्यायालय वो भी तीन भागों में विभक्त है, सिविल, प्रांतीय लघु और क्रिमिनल। तो सिविल के जो अधीनस्थ न्यायालय होगा उसके न्यायालय होगा और सेशन न्यायालय होगा क्रिमिनल के अंतर्गत। अब जो सिविल है उसके अधीनस्थ न्यायालय है, उसके अंतर्गत फिर दो चीजें हैं, मुंसिफ न्यायालय और न्याय पंचायत। उसके बाद सेशन न्यायालय की बात करें तो जो अधीनस्थ मजिस्ट्रेट न्यायालय होगा और पंचायत अदालत होगी, और मजिस्ट्रेट न्यायालय के अंतर्गत आएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ये एक पूरी हायरार्की है हमारे भारत में, कैसी न्यायालय की प्रक्रिया है उसकी पूरी हायरार्की दी हुई है। इनके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले क्या चीजें हमारे पास पॉइंट है। भारत एक संघात्मक राज्य है तथा यहाँ एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया। यानी कि वही चीज बात कीजिए, भारत एक संघात्मक राज्य है। मेनली संघात्मक राज्य में दोहरी न्याय जो पालिका को अपनाया जाता है, लेकिन भारत में जो है एकहरी न्यायपालिका को अपनाया गया। देखिए भारत में क्या है कि ब्रिटेन से जो है आपका, ब्रिटेन से संसद की प्रक्रिया ली गई है, संसद का लिया गया है, लेकिन जो न्यायपालिका है वो यूएसए से लिया गया, क्योंकि संसद की जो वो चीजें हैं वो ब्रिटेन की अच्छी हैं और न्यायपालिका यूएसए की सबसे स्ट्रांग है। यानी कि संविधान जो है यूएसए का जो है स्ट्रांग है, तो ये चीजें वहां से ली गई है। आगे डिटेल में हम इसको देखेंगे। चलिए अगला पॉइंट,
जब भारत में संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग कार्यपालिका और विधानमंडल है और संविधान में उनकी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, लेकिन न्यायपालिका के विषय में इस तरह का विभाजन नहीं किया गया है। यानी कि विधानमंडल के बारे में पूरी डिटेल है कि उनकी शक्ति कैसी होगी, क्या चीजें होंगी अलग अलग राज्य और केंद्र के लिए, लेकिन जो न्यायपालिका की शक्ति उसमें ऐसा कोई वर्णन या विभाजन नहीं दिया गया है। भारत में अमेरिका, ठीक है, अमेरिका नहीं, अमेरिका आदि देशों की भांति केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग न्यायालय नहीं है और ना ही विभिन्न न्यायालयों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो मेनली जो है जैसा यूएसए का है न्यायपालिका, वैसा ही हमारे इंडिया का न्यायपालिका माना जाता है। भारतीय न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड की भांति है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। प्रत्येक ऊपरी न्यायालय अपने नीचे के न्यायालय पर नियंत्रण रखता है, अतः हमारी न्याय व्यवस्था एकात्मक है। कैसी है? एकात्मक है या फिर एकहरी है। संरचना के विषय में भारतीय न्यायपालिका ब्रिटिश न्यायपालिका के समान है, जबकि शक्तियों के विषय में यह संयुक्त अमेरिका के न्यायपालिका के समान है। तो भारत ने देखिए अन्य देशों से कॉपी किया है, लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग का, अपने बुद्धि का और विवेक का इस्तेमाल करके किया है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है तथा यूएसए में संविधान सर्वोच्च है, इसलिए हमने दोनों का मिक्सचर अपने भारत में रखा गया है। इसलिए हमारे भारत के संविधान को बोला जाता है कि ना ही ये कठोर है ना ही लचीला है। अब बात करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट की, यानी कि उच्चतम न्यायालय की। तो उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 के में केंद्रीय न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अब न्यायाधीशों की संख्या देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो प्रारंभ में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो उस समय एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य सदस्य होते थे, यानी कि 1+7 होते थे। एक चीफ जस्टिस तो होगा ही होगा और 7 अन्य सदस्य थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1985 में मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 25 कर दी गई। कब? 1985 में 25 कर दी गई। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 26 से बढ़कर, ठीक है, 31 कर दी गई है, यानी कि 30+1 हो गई। तो ये कब हुई थी? ये 2008 में। 2008 में 21 फरवरी 2008 को 25 से बढ़ाकर इसको जो है 30 कर दिया गया, यानी कि टोटल हो गया 30+1 यानी कि 31। तो ये याद रखना है कब हुए? 2008 में। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी या कमी करने की शक्ति केंद्रीय संसद में निहित है। किसमें है? केंद्रीय संसद में निहित है, यानी कि संसद जो करेगा, संसद की ही मान्यता चलेगी यहां पर। यदि राष्ट्रपति उचित समझे तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों यानी कि एडहॉक जजेस की नियुक्ति भी कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, शपथ राष्ट्रपति के द्वारा उसको दिलाया जाता है। तो वही जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। तो यहां पर आज का एक क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है वो कौन है? सीजेआई अभी के करंट के कौन है हमारे भारत के? कमेंट करके बताइए। ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट कीजिए, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिए। अब न्यायाधीशों की शक्तियां और उनकी नियुक्तियों के बारे में देखते हैं, योग्यताओं के बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श के आधार पर की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने के पूर्व अनिवार्य रूप से 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा न्यायाधीशों से प्राप्त परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। यानी कि राष्ट्रपति जो है चीफ जस्टिस से परामर्श लेता है, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की समूह बनाई जाती है, उन सबसे परामर्श लेकर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। जो 30 न्यायाधीश हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। न्यायाधीशों की योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का वो ज्ञाता हो, तब उसको जो है वहां का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो कितना होना चाहिए? 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार काम करने का 5 वर्ष का अनुभव, या फिर एक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। और अगर राष्ट्रपति की दृष्टि में बहुत अच्छा कानून का उच्च ज्ञाता है तो राष्ट्रपति उसको सीधे रिकमेंड कर सकता है। कार्यकाल और महाभियोग, साधारणतः सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रहता है। इस अवस्था के पूर्व वह स्वयं त्यागपत्र भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पर कहीं संविधान में वर्णन नहीं है कि न्यूनतम
न्यूनतम आयु कितनी होगी? न्यूनतम आयु न्यायाधीश बनने की नहीं दी गई है संविधान में, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अधिकतम आयु 65 वर्ष है, लेकिन न्यूनतम आयु का कहीं वर्णन नहीं है। इसके अतिरिक्त सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर संसद के द्वारा न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। वी रामस्वामी पर 1992 में महाभियोग नहीं पारित हो सका था। महाभियोग लगा था लेकिन पारित नहीं हो सका था। सौमित्र सेन कलकत्ता हाईकोर्ट पर 7 नवंबर 2010 को महाभियोग का प्रस्ताव आया। पीवी दिनकरण सिक्किम हाईकोर्ट पर 2011 में महाभियोग का प्रस्ताव आया। तो ये सब चीजें लगती रहती हैं, पारित होना ना होना वो अब संसद जो उसकी प्रक्रिया होगी उसके हिसाब से देखती है। वेतन एवं भत्ते की बात कर लेते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यानी कि चीफ जस्टिस को 1 लाख रुपए प्रति माह और अन्य न्यायाधीश जो होते हैं यानी कि 30 जो अन्य है उनको 90,000 प्रति माह वेतन प्राप्त होता है। न्यायाधीशों के लिए पेंशन, सेवानिवृत्ति वेतन की व्यवस्था भी है। उन्हें वेतन भत्ते भारत की संचित निधि यानी कि 266 आर्टिकल से दिए जाते हैं। सभी चीजें संचित निधि से ही दी जाती है, चाहे वो राष्ट्रपति का पेमेंट हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति की पेमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट के जजों की पेमेंट हो, सब कहां से दी जा रही है? संचित निधि से ही दी जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अब सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, इसका आशय उन विवादों से है जिनकी सुनवाई केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। इसके अंतर्गत निम्न विषय आते हैं। भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद जो होगा राज्यों के बीच तो सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएगा। भारत सरकार, संघ का कोई राज्य या राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के बीच जो विवाद होगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक विषयों के संबंध में उत्पन्न कोई विवाद, तो मेनली राज्यों की अगर विवाद प्रक्रिया कुछ चल रही है तो उसका जो उससे संबंधित जो भी प्रक्रिया होगी वो कहां पर होगी? सर्वोच्च न्यायालय में होगी। अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। उसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनाने का अधिकार है। यानी कि आपने हाई कोर्ट में आपके ऊपर कोई केस हुआ, वहां से मान लीजिए आप हार गए, तो आप जो है उस रिपोर्ट के बल पर जाकर आपके पास अगर आपको लगता है कि नहीं ये न्याय सही नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में का भी दरवाजा आप खटखटा सकते हैं। वहां पे भी आपको न्याय के लिए आप अपील कर सकते हैं क्योंकि वो लास्ट अपील क्षेत्र है। अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, अभिलेख न्यायालय, मौलिक अधिकारों का रक्षक, न्यायिक क्षेत्रों का प्रशासन, ये सब चीजें जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ अधिकार हैं। समीक्षा की शक्ति। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय अपने ही निर्णय अथवा आदेश पर पुनर्विचार कर सकता है। यानी कि एक बार उसने अगर कोई निर्णय दिया तो उस पर आदेश पर देकर और उसको पुनर्विचार भी कर सकता है। अभिलेख न्यायालय की क्या बात की जा रही है? तो अभिलेख न्यायालय है अनुच्छेद 129 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य ऐसे न्यायालय से होता है जिसके निर्णय और कार्यवाहियां लिखी जाती है। भविष्य में इन्हें किसी भी न्यायालय के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और इन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती और ना ही इसकी वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। तो ये जो है एक लिखित, यहाँ पर जो भी कार्यवाही होती है तो लिखी जाती है और भविष्य में न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में भी हम प्रवेश मान लीजिए आप सुप्रीम कोर्ट से कोई केस जीत गए तो लिखित में आपके पास जो है वहां पे दर्ज रहेगा और कभी उसी केस की दोबारा आपके राज्य क्षेत्र में किसी के द्वारा कुछ आरोपित लगाए जाते हैं तो आप यहाँ पर वो दिखा सकते हैं कि नहीं, मुझे इसका न्याय मिल चुका है और तो इस पर कोई चुनौती आपको नहीं दे पाएगा। इस तरीके की प्रावधान यहाँ पर किया गया है। उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो न्यायाधीशों की नियुक्ति। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक प्रमुख न्यायाधीश व मुख्य अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी संख्या निश्चित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है संसद के द्वारा। यानी कि यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात की जा रही है, ना कि सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की बात की जा रही है। तो इसमें क्या है कि राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि कितने संख्या में उसके न्यायाधीश होंगे। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से होता है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राज्य के मुख्य न्यायाधीश का भी परामर्श लेना होता है। यानी कि वही चीज बात की जा रही है, हाई कोर्ट की बात की जा रही है तो उसमें भी एक मुख्य न्यायाधीश होगा, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तथा भारत जो राष्ट्रपति करेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य का जो राज्यपाल होगा उससे सलाह लेकर करेगा और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे उससे सलाह लेकर किया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानांतरण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह की सर्वसम्मत राय के आधार पर ही राष्ट्रपति परामर्श देगा। यानी कि राष्ट्रपति तो करता है लेकिन मिली जुली सरकार है
सबसे वो अपना परामर्श लेगा और फिर राष्ट्रपति साइन करेगा कि जी हाँ ये ठीक है। तो मेनली यही चीजें हर जगह कही जा रही है। इस समय भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलवाएगा, क्योंकि राज्य की बात हो गई तो राज्य में राज्यपाल दिलाएगा, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसलिए कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति की अनुमति, यानी कि राष्ट्रपति ने राज्यपाल को अनुमति दी हुई है कि भाई आपको हमने नियुक्त किया है तो आप ये सब काम करोगे। ये सब चीजें यहाँ पर बोली गई हैं। न्यायाधीशों की योग्यताएं, भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक भारत के किसी क्षेत्र में न्याय संबंधी पद पर कार्य कर चुका हो अथवा एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। वेतन एवं भत्ते, तो वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 90,000 प्रति माह वेतन मिलता है तथा अन्य न्यायाधीशों को 80,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। यह वेतन राज्य के संचित निधि, अगेन देखिए 266 आर्टिकल आ गया, संचित निधि से देता है, किंतु उन्हें पेंशन भारत की संचित निधि से नहीं मिलता। बस यहाँ पर यही प्रावधान है कि जो पेंशन है वो इससे नहीं दिया जाता। न्यायाधीशों के लिए पेंशन व सेवानिवृत्ति वेतन की व्यवस्था भी की गई है। सभी के लिए पेंशन जो है यहाँ पर लागू है। कार्यकाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक निश्चित किया गया है, परंतु इसमें पूर्व वह स्वयं पद का त्याग भी कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में 65 था, यहाँ पर 62 वर्ष है। न्यायाधीश को महाभियोग की पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, संविधान के अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश पदनिवृत्ति के बाद उसी उच्च न्यायालय या उस उच्च न्यायालय के किसी अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। यही चीज सुप्रीम कोर्ट में भी लागू होती है कि सुप्रीम कोर्ट से एक बार रिटायर्ड होने के बाद आप कहीं पर भी वकालत नहीं कर सकते, किंतु वह अन्य उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में वकालत जो है नहीं कर सकता। यही चीज यहाँ पर बात की गई है। उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें, उच्च न्यायालय की शक्तियां और उनके क्षेत्र, प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र, अपीलीय क्षेत्र अधिकार, फिर है लेख जारी करने का अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां अभिलेख न्यायालय के रूप में, और यहाँ पर शक्तियां संविधान के रक्षक के रूप में भी ये सब कार्य करेगा हमारा हाई कोर्ट। विशिष्ट उच्च न्यायालय की बात की जाएगी यहाँ पर। तो देखिए कुछ हमारे भारत में विशिष्ट उच्च न्यायालय है। तो देखिए देश में कुल 6 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनका क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों तक विस्तृत है। यानी कि देखते हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 को देखते हैं। कलकत्ता में पश्चिम बंगाल भी आता है, अंडमान भी आता है और निकोबार भी आता है। बंबई की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीप, दादर, नगर हवेली, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। मद्रास की बात करें तो तमिलनाडु और पौंडीचेरी। केरल में केरल और लक्षद्वीप समूह। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, तो इसमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों की यहाँ पर सुनवाई होती है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बात करें तो इसमें असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों की एक ही उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। अब और कुछ हैं जिनकी खंडपीठ कहीं कहीं पर, उनके बारे में देखते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ है इलाहाबाद में और खंडपीठ कहां पर है? लखनऊ में। खंडपीठ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं इसलिए आपको याद रखना है। इलाहाबाद का खंडपीठ लखनऊ। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, इसका मुख्य पीठ हैदराबाद में। गुजरात का उच्च न्यायालय है जो मुख्य पीठ अहमदाबाद में है। हिमाचल प्रदेश का मुख्य पीठ शिमला में है। कर्नाटक का बेंगलोर में। मध्य प्रदेश का मुख्य पीठ आपका जबलपुर में है और खंडपीठ ग्वालियर तथा इंदौर में बनाए गए हैं। उड़ीसा की बात करें तो मुख्य पीठ कटक में है। पटना का मुख्य पीठ जो है पटना में ही है। और राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ की बात करें तो वो है जोधपुर में और खंडपीठ जयपुर में है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो मुख्य पीठ श्रीनगर में है और खंडपीठ जम्मू में है। दिल्ली में मुख्य पीठ जो है दिल्ली में ही है और सिक्किम उच्च न्यायालय की बात करें तो मुख्य पीठ गंगटोक में है। अधीनस्थ न्यायालय की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जिला स्तर के न्यायालय होते हैं। भारत के प्रत्येक जिले में 3 प्रकार के अधीनस्थ न्यायालय होते हैं: दीवानी, फौजदारी और राजस्व न्यायालय। न्यायिक प्रशासन के लिए राज्यों को विभिन्न जिलों में बांटा गया है, जैसे कि उन्हीं व्यक्तियों को जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है जो कम से कम 7 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो अथवा संघ सरकार अथवा राज्य सरकार की सेवा में अधिकारी के रूप में कार्य कर चुका हो। जिला न्यायाधीश को दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में अधिकारिकता प्राप्त होती है। जिला न्यायाधीश जब दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उस जिला न्यायाधीश, और जब फौजदारी मामलों में सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। तो जब वो दीवानी मामले में करेगा तो जिला न्यायाधीश और फौजदारी मामलों में करेगा तो उसको सत्र न्यायाधीश कहा जाएगा। ये चीज बोली गई है। जिला न्यायाधीश के अंतर्गत विभिन्न स्तरों के अन्य अनेक न्यायिक अधिकारी होते हैं, जैसे कि उप न्यायाधीश, मुंसिफ, मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट इत्यादि।
जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय तथा राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श पे किया जाता है। तो देखिए बात वही की जा रही है, केंद्र की बात आएगी तो राष्ट्रपति सलाह लेगा और फिर उनकी नियुक्ति करेगा, राज्य की बात आएगी तो राज्यपाल सलाह लेगा किससे, राज्य लोक सेवा आयोग से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से, और फिर जो है इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो यहां पर हमने क्या देखा, न्यायिक व्यवस्था देखी आज भारत की, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि कैसी हमारी न्यायिक व्यवस्था है, तो एक कहरी है, और कैसी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक चीफ जस्टिस होगा, 30 से अधिक 30+1 जो न्यायाधीश होंगे, यानी कि 30 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, जिसको सीजेआई के नाम से हम जानते हैं। तो ये आपका आज का क्वेश्चन भी आपको कमेंट करके बताना है। और चीजें देखा हमने कि उसके नीचे हाई कोर्ट आता है, उसकी शक्तियां क्या है, और उसके नीचे जो दीवानी, फौजदारी, राजस्व व्यवस्था है वो सब कैसी होती है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें हमने आज यहाँ पर देखा। तो ये पार्ट भी यहाँ पर समाप्त होता है और जल्द ही आपकी पॉलिटी समाप्त होने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।